वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम शुभम है। हम इस वीडियो के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एमसीक्यूज के ऊपर बात करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू करने के लिए हमारे पास में हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास में जैसे अभी क्वेश्चन आया तो हम उसी वक्त वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद में हम अपना आंसर लॉक करेंगे। फिर जो है हम वीडियो को वापस से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछता है द कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, और आपके पास में ये चार जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन के अंदर से आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चूज करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है और फिर वीडियो वापस स्टार्ट कीजिएगा। देखिए जी, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो है कॉज क्या है, किस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी के अंदर होती हैं। तो देखिए भाई साहब, एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है भाई साहब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होती है, इस वजह से जो है एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। अब ये जो स्केर्सिटी है वो क्यों जनरेट होती हैं? ड्यू टू 3 रीजंस। 3 रीजन क्या है? पहला कि जो ह्यूमंस हैं उनकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, उनको जो चीजें चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। उनकी एक इच्छा जो है कंप्लीट होने के बाद में वो तुरंत जो है दूसरी इच्छा जो है जाहिर कर देते हैं। इस वजह से ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। दूसरी बात, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं इन रिलेशन टू देयर वांट्स। जितनी लोगों की इच्छाएं हैं उनके रिलेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वैसा वो लिमिटेड हैं। और साथ ही साथ रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जब आपने थ्योरेटिकल अप्रोच जो है इसकी पढ़ी होगी, जब थ्योरी पढ़ी होगी आपने इस चैप्टर की, तब आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो स्केर्सिटी की वजह से जो है एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। डिफरेंट प्रायोरिटीज का मतलब है कि जो गुड हैं उनको हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा भाई ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए जी साहब, ये अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर सोचिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इनमें से कौन सा एक मेजर कॉज है, कौन सा एक मुख्य समस्या है? देखिए जी, मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है जी साहब, सही है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होने की वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अगला पढ़ेंगे, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे रिसोर्सेज के, इस ये भी क्या है, एक मेजर कॉज है। तीसरा है भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा साहब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस और स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। स्केर्सिटी वर्ड की जगह पर हम लिमिटेड अगर कहीं देख लेते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आप सबके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिए जी, एक किताब आई थी एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। किसने लिखी थी साहब? ये किताब लिखी थी 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने। इस वजह से ही इनको करार दिया गया एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आता है, वो भी सही है। और अगर वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में आए तो वो भी सही है। इसका आंसर रहेगा साहब क्या? एडम स्मिथ। ठीक है जी, ये जो चीज है एक बार इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसको याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स की कौन सी एक ब्रांच है जो कि
होल इकोनॉमी के साथ में डील करती है। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो कि पूरी इकोनॉमी के एक साथ में डील करती है? देखिए जी, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, होल इकोनॉमी नहीं करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल है तो ये आंसर नहीं होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल सही आंसर है इसका। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ में जो है कंपैरिजन देखा जाता है। ठीक है, ये भी आंसर जो है नहीं होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आंसर नहीं होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं फैक्ट्स एंड डेटा के ऊपर जो है बात हो रही है, और स्टेटमेंट इसके अंदर रहते हैं कि भाई क्या चीज है और क्या चीज थी, चीजों को वेरीफाई किया जा सकता है। ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का जो है कोई एक एग्जांपल देखिए जी। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात कर रहा है या नहीं। अगर चीजें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो रही हैं तो ऐसा वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, नहीं है तो वैसा वो किसी और चीज का पार्ट है। देख लीजिए भाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, नेशनल इनकम, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, चारों में से बताइए। एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, नेशनल इनकम सेम हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है। और अब यहाँ पर पेज फंस रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स और मार्केट डिमांड पर कि दोनों के अंदर से कौन सा होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमने मार्केट डिमांड नाम का चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के आखिरी चैप्टर जो है के रूप में पढ़ा है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो हमने अभी तक नहीं देखा। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है आएगा। यहाँ पर जो मार्केट डिमांड है ये वैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगला, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। देखिए बताइए जी, क्या क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन पूछ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं। देखिए जी, उनको गुड्स एंड सर्विस तो वो है ही, ऐसी चीजों को कहा जाता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हैं वो साधन होते हैं बेसिकली, ये साधन हैं जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे गुड्स को जो है हम कैपिटल गुड्स के नाम से भी जानते हैं, असेट्स के नाम से भी, कैपिटल गुड्स या असेट के नाम से भी जो है हम जानते हैं। ठीक है, इनको रिसोर्सेज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है रिसोर्सेज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, गुड्स नहीं होगा, सर्विसेज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटीज। अब यहाँ पर जो है अगर हम मैं यहाँ पर लिख दूं ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक जो इंसान है वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, तो उसके अंदर जो है आ जाएगा हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन। जी भाई बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन जो है प्रोडक्शन की करते हैं। एक्सचेंज, कंजम्पशन, तीनों यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन जो है हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ह्यूमन क्या करते हैं भाई, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको एक्सचेंज करते हैं, और साथ ही साथ जो है उनको कंज्यूम भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये लीजिए भाई सवाल, हलवा सवाल है आपके लिए, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा गया है आपसे। इसका आंसर होगा साहब एडम स्मिथ। 1776 एडम स्मिथ ने जो है अपनी बुक लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। देखिए जी अगला क्वेश्चन, यहाँ पर स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो रही है कि जो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसा होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कैसा रहेगा। मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना देता हूँ। देखिए जी, जब हम लेफ्ट टू राइट इस तरफ आएंगे तब हमको पता चल रहा है कि जो हमारा पीपीसी कर्व है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। ऐसे स्लोप को जो है हम कहेंगे कि इसका स्लोप क्या है साहब, नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप नहीं है। ये एक पॉजिटिव स्लोप नहीं है,
अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो कर्व जो है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनता, नेगेटिव स्लोप है इसलिए ये कैसा बनेगा भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल नहीं, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक एनालिसिस इन विच वी स्टडी हाउ वेरियस एक्टिविटीज वर्क इज, देखिए भाई, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मेटिव एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी चीजें जो है होनी चाहिए, और इसके अंदर हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। स्टेटमेंट होते हैं शुड बी इंक्लूड करते हुए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एनालाइज जो है, इकोनॉमिक एनालिसिस जिसके अंदर हम अलग अलग एक्टिविटीज या फिर काम को जो है एनालाइज करेंगे, तो वो जो है स्टेटमेंट आ जाएंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। मॉनेटरी एनालिसिस जो है वो बेसिकली मनी से रिलेटेड है, इकोनॉमी के अंदर जो मनी का फ्लो है, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, उससे रिलेटेड है। पार्शियल एनालिसिस जो है इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर बेसिकली जो है थोड़ा सा आपके ग्रेजुएशन का पार्ट है। अभी के लिए आप मान के चलिए आपका आंसर रहेगा पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम जो इकोनॉमिक्स है उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है कोई भी चीज के एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एन इकोनॉमी इन विच ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी भाई, पॉज कीजिए और आंसर अपना लॉक कीजिए। इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो है सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, ऐसी इकोनॉमी को जो है हम क्या कहेंगे। देखिए भाई, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इकोनॉमी को जो है हमने तीन भागों में जो है बांटा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो कंट्रोल रहता है वो पूरा मार्केट के हाथ में रहता है। ऐसी इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट या फिर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है। अब ऐसी इकोनॉमी के को हम जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, रेगुलेटेड इकोनॉमी, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होगा, मिक्स इकोनॉमी नहीं होगा, फ्री इकोनॉमी नहीं होगा। आंसर है इसका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर भी कंट्रोल की बात आए, रेगुलेशन की बात आए, प्लानिंग की बात आए, ऐसी इकोनॉमी जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, फ्री इकोनॉमी जो है, फ्री इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही नाम है। अगला सवाल देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पर ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से बताना है सही जो स्टेटमेंट है पीपीसी के बारे में वो कौन सा है। देखिए जी भाई, द मेन रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी इज वॉर। देखिए जी, ये कह रहे हैं पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा वॉर की वजह से। राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है पीपीसी? पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब देश में रिसोर्सेज बढ़ते हैं, देश में टेक्नोलॉजी बढ़ती है, देश में दोनों चीजें बढ़ेंगी तो पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, दोनों में से कोई एक भी बढ़ेगी तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बात कर रहे हैं कि वॉर की वजह से, जब वॉर होती है एक देश में उससे रिसोर्सेज में जो है कमी आ जाती है, इसलिए पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट ना होकर भाई साहब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है वॉर के टाइम। ये ऑप्शन जो है भाई साहब क्या हो गया, गलत।
स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखिए, द मेन रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी इज माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है जब एक इकोनॉमी के अंदर लोग एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चले जाएं या फिर इकोनॉमी से बाहर चले जाएं। माइग्रेशन से पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट ना होकर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या हो गए भाई साहब, कम हो गए हैं। पहले यहाँ पर 100 लोग थे, 100 में से 50 लोग जो हैं किसी दूसरे देश में जा चुके हैं, तो 50 लोगों की हमको कमी हुई है। रिसोर्सेज की कमी की वजह से पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। मेन रीजन, तो ऑप्शन नंबर 2 भी, स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत। मेन रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा तो हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारा जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से काम कर पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा एज कंपेयर टू जब वो पहले अनस्किल्ड था, अब उसमें ज्यादा स्किल्स हैं तो वो सही तरीके से काम करेगा। ऑप्शन सही है भाई साहब। अगला देखिए, द मेन रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इज नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, इन सब चीजों से हमारे यहाँ पर नुकसान होता है, रिसोर्सेज जो है हमारे यहाँ पर कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। बढ़िया सवाल था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीपीसी इज एक्यूरेट। वही सवाल है वापस से कि पीपीसी के बारे में एक्यूरेट सवाल बताओ भाई। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी जो है कैन बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड। ये कह रहे हैं पीपीसी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जब जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है बोथ गुड का वो गिर जाए। बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए जी, पीपीसी के अंदर अगर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन घटेगा तो पीपीसी हमारा जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। स्ट्रेट लाइन कर्व की कोई यहाँ पर बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन कर्व जब बनता है जब उसका जो स्लोप है, मतलब जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एमओसी, वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उस वक्त जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। यहाँ पर जो है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारा पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड साइड बनेगा, स्ट्रेट लाइन का कोई भी सीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत। The production possibility frontier can be a straight line when more amount of both the goods can be produced। जब हम दोनों गुड के ज्यादा जो है दोनों गुड के ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की फिर से यहाँ पर कोई बात नहीं है। ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा साहब, गलत। अगर हमारा दोनों गुड का प्रोडक्शन बढ़ा है तो हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बस दैट इज इट। The production possibility frontier can be a straight line when all the resources are equally efficient for the production of both the goods। अगर दोनों गुड्स के इक्वली एफिशिएंट होंगे तो हमारा पीपीसी जो है साहब वो बिल्कुल 100% एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आपको बताते हैं कैसे। पीपीसी जो है हमारा वो कॉन्केव टू ओरिजिन इसलिए बनता है क्योंकि जब हम वाई गुड से एक्स गुड के ऊपर रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं तब जो लॉस है वाई के अंदर वो ज्यादा होता है और एक्स के अंदर हमारा गेन कम होता है। इस वजह से पीपीसी जो है वो कॉनकेव टू ओरिजिन बन जाता है। द चेंज इन वाई जो है वो ज्यादा रहता है और जो चेंज इन एक्स जो है वो कम रहता है, इस वजह से ये कॉनकेव बन जाता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जब ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। जब दोनों गुड के प्रोडक्शन में हमारा इक्वली एफिशिएंट रहेंगे तो ऐसी सिचुएशन में पीपीसी जो है हमारा जो लॉस होगा वाई पर वो बराबर होगा जितना हम गेन करेंगे एक्स के ऊपर। मतलब चेंज इन वाई बराबर हो जाएगा चेंज इन एक्स में। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको जो है एक स्ट्रेट लाइन पीपीसी देखने को मिलेगा। ठीक है क्या साहब, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ें। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कौन सी चीजें जो है वो सही है। बेसिकली ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी, एमओसी की बात हो रही है। एमओसी के बारे में जो है कौन सी बातें सही है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी द पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है। पीपीसी जो है
एमओसी जो है वो पीपीसी का स्लोप है, और एमओसी जब लगातार बढ़ता चला जाता है, व्हेन देयर इज इंक्रीमेंट इन द एमओसी एज वी शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वाई गुड टू एक्स गुड, तो हमारा जो पीपीसी है वो कॉन्केव टू ओरिजिन बन जाता है। जैसे जैसे हम वाई गुड से एक्स गुड के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते रहते हैं, वैसे वैसे जो है ये बढ़ता चला जाता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है हमारा पीपीसी कैसा बन जाता है, कॉन्केव टू ओरिजिन बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अगला देखते हैं, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एमओसी द पीपीसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बिल्कुल गलत बात है, कॉन्वेक्स बनेगा तब एमओसी को गिरना होगा लगातार। ऐसी सिचुएशन में एमओसी जो है वो कैसा रहेगा भाई, लगातार गिरता हुआ रहेगा। ऐसी सिचुएशन में एमओसी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ रहेगा। When there is increase in the MOC, the PPC is similar to origin। गलत है, गलत है, none of the above। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये कह रहा है जब MOC लगातार बढ़ता रहेगा तब क्या PPC कॉनकेव टू ओरिजिन बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, MOC जब बढ़ता हुआ रहेगा तब पीपीसी जो है वो कॉनकेव टू ओरिजिन बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एमओसी जो है वो स्लोप ऑफ पीपीसी है, और स्लोप ऑफ पीपीसी इंक्रीजिंग होता है, लगातार बढ़ता हुआ रहता है, क्योंकि एमओसी भी लगातार बढ़ता हुआ रहता है। इकोनॉमी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी इज करेक्ट। देखिए भाई, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड आल्सो अनेबल्स पीपल टू अर्न लिविंग। सही बात है। An economy is a system that helps production of services and also enables people to earn living। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही बात है। इसको हम एक में भी लिख सकते हैं कि एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स in the production of goods and services and also enables people to earn living। ठीक है जी। Which of the following statement reflect the correct situation related to allocation of the resources। रिसोर्सेज के एलोकेशन के संबंध के अंदर कौन सी बात जो है सही है। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट है, इनमें से सही बताना है हमें। allocation of the resources comes under the causes of economic problems। ठीक है जी। allocation of resources come under the causes of opportunity cost। allocation of resources come under the causes of central problems। ठीक है। allocation of the resources come under the causes of marginal demand। ये तो गलत है, चलो ये भी गलत है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इन दोनों के अंदर जो है हमारे लिए ये थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मतलब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो भी एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो सेंट्रल प्रॉब्लम भी है एक, लेकिन साथ ही साथ वो है वो एक मेजर तौर पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होता अगर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर नहीं होता तो। ठीक है। Which of the following conclusion is true about the statement rich people should be taxed more। ठीक है जी भाई, देखिए कि क्या है, द स्टेटमेंट रिच पीपल इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। गलत बात है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है जी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है ये शुड भी जो है वो लगा हुआ है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये शुड भी लगा हुआ है।
ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट ये इसलिए है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है एक आइडल सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी। Which of the following statement reflects the actual relationship between marginal opportunity cost and production possibility frontier? MOC और PPC, PPF, PPC के बीच के अंदर जो है रिलेशनशिप यहाँ पर चार ऑप्शन के अंदर से सही कौन सा है देखना है हमें। When MOC remains constant, PPC is a downward sloping straight line। बिल्कुल सही बात जो है यहाँ पर कही है कि जब एमओसी कांस्टेंट रहेगा उस वक्त हमारा पीपीसी जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन रहेगा। व्हेन एमओसी रिमेन्स कांस्टेंट पीपीसी इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल गलत बात है ये। व्हेन द एमओसी रिमेन्स कांस्टेंट द पीपीसी इज अ सेंट्रल स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, गलत बात है ये, पता नहीं क्या है सेंट्रल स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एमओसी एंड प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत बात है। एमओसी इज slope of PPC and MOC लगातार बढ़ता है, MOC increases, that's why PPC is concave. If MOC decreases then PPC will be a convex line. If MOC remains constant then PPC will be a straight line। सही है वही बात। अगर MOC लगातार बढ़ेगा तो PPC कॉनकेव टू ओरिजिन बनेगा, MOC लगातार गिरेगा तो MOC जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा, और अगर MOC कांस्टेंट रहता है तो हमारा पीपीसी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is actual meaning of scarcity? Scarcity की actual meaning जो है इनमें से कौन सा statement जो है बता रहा है? The actual meaning of scarcity is that there is an increase in the resources। बिल्कुल गलत बात है। Scarcity जो है हमारे यहाँ पर तीन वजह से होती है। Unlimited human wants, unlimited human wants, limited resources और resources have alternative uses। इन तीन चीजों की वजह से जो है हमारे यहाँ पर scarcity arise होती है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी, देयर इज इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, गलत बात है। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से स्केर्सिटी होती है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी इज दैट देयर इज अ शॉर्टेज इन द रिसोर्सेज, एक हद तक सही है। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी इज दैट देयर इज नो चेंज इन द रिसोर्सेज, बिल्कुल गलत बात है। ये जो है हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Which of the following statement about the PPC is true? PPC के बारे में जो है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? If a point falls inside the production possibility, it indicates that the resources are overutilized। देख लेते हैं वही बात यहाँ पर कैसे बनाए, यहाँ बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि if a point falls inside the PPC, it indicates that the resources are overutilized। एक पॉइंट है यहाँ पर PPC के अंदर, यहाँ पर जो है फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है वो ओवर यूटिलाइज्ड है, बिल्कुल गलत बात है। अगर पॉइंट ए हमारे यहाँ पर अंदर है, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए भाई। इफ अ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इट इंडिकेट दैट द रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट अगर अंदर है इसका मतलब है कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं।
If a point falls inside the production possibility curve, it indicates that the adequate employment in the economy. बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई पॉइंट अंदर है इसका मतलब है उसका रिसोर्सेज का हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के ऊपर है इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, देश के अंदर सब कुछ चंगा सी चल रहा है। बिल्कुल मजेदार सिचुएशन है क्योंकि इकोनॉमी जो है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे उनको बिल्कुल सही ढंग से इस्तेमाल करा जा रहा है, उनकी फुल कैपेसिटी यूज करी जा रही है, कोई भी बेरोजगार नहीं बैठा है। ए का मतलब है कि लोग बेरोजगार हैं, रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज बढ़िया तरीके से। और इस पॉइंट सी का मतलब तो है हम यहाँ पर जाना चाहते हैं ये अनअटेनेबल है, हम इसको अभी तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है इकोनॉमी की इतनी, हमारे पास में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम इस प्रोडक्शन स्टेज को जो है छू सकें। Point number 3, if a point falls inside the PPC curve, it indicates that there is adequate employment in the economy. गलत बात है, there is underemployment in the economy होगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह होगा underemployment, इसकी जगह होगा underutilized. If a point falls inside the PPC, it indicates that there is inadequate employment in the economy. बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नंबर 4 भी कैसे सही हो रहा है। If a point falls inside the PPC curve, it indicates there is inadequate employment in the economy. यहाँ पर तो ये भी सही हो गया और यहाँ पर तो ये भी सही हो गया, ये दो ऑप्शन कैसे सही हो गए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों ही सही रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत यहाँ पर छप गया है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Which of the following is a sign of a free economy? फ्री इकोनॉमी का जो है इनमें से कौन सा साइन है? फ्री इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है जो कि कैपिटलिस्ट है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही जो है एक फ्री इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी ही एक फ्री इकोनॉमी होती है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल मार्केट का रहता है, प्राइजेस जो है वो मार्केट डिसाइड करती है। इसके अंदर प्राइजेस क्या रेगुलेटेड होती है? गलत बात है, प्राइजेस जो है वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से डिसाइड होती है। पार्टली रेगुलेटेड, गलत बात है, ये मिक्स इकोनॉमी के अंदर होता है। पूरा कंट्रोल यहाँ पर मार्केट के पास में रहेगा फ्री इकोनॉमी के अंदर। प्राइजेस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Which of the following is a part of microeconomics? माइक्रोइकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट है? फैक्टर प्राइसिंग, नेशनल इनकम, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखिए नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब यहाँ पर बात आ रही है फैक्टर प्राइसिंग की। फैक्टर प्राइसिंग आपने जो है नाम नहीं सुना होगा, पहले आपको बताते हैं फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब है। फैक्टर का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइस, कि उनको कितना रेंट मिलेगा, उनको कितना वेजेस मिलेगा, उनको कितना सैलरी मिलेगा। अब एक पर्टिकुलर आदमी की वेज और सैलरी डिसाइड अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल की जब भी बात हो गई तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ एंड भी नहीं होगा, बोथ एंड भी इनकरेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, फैक्टर इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। रॉबिन्स, लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दी है, स्केर्सिटी डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एज कंपेयर टू हमारे वांट्स जो हैं क्या रहेंगी भाई, कम ही रहेंगे हमेशा। मीन्स आर अनडिफाइंड, मीन्स आर स्केर्स, मीन्स आर अनलिमिटेड। देखिए जी यहाँ पर इन मीन्स का मतलब है वांट्स, ठीक है जी भाई। हमारी वांट्स जो है वो अनडिफाइंड है क्या? गलत बात है, अनडिफाइंड नहीं है, हमको डिफाइंड है, हमको पता है कि हमारी कौन सी चीजें हैं। मीन्स स्केर्स हैं क्या? बिल्कुल नहीं, रिसोर्सेज स्केर्स हैं। मीन्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है जी।
देखिए जी अगला सवाल, यहाँ पर हमारे पास में रॉबिन्स है, रॉबिन्स, लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने इकोनॉमिक्स की स्केर्सिटी डेफिनेशन दी थी। स्केर्सिटी डेफिनेशन ये कहती है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स हमेशा क्या रहेंगे, कम रहेंगे। रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा लिमिटेड रहेंगे और वांट्स जो हैं वो हमेशा अनलिमिटेड रहेंगे। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इन्होंने अपनी भाषा के अंदर रिसोर्सेज का नाम दिया मीन्स और वांट्स को इन्होंने बोला एंड्स। ठीक है जी साहब। मीन्स अनडिफाइंड है क्या? नहीं, रिसोर्सेज अनडिफाइंड नहीं है। रिसोर्सेज स्केर्स हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, रिसोर्सेज स्केर्स हैं। क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? नहीं साहब, एंड्स अनलिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं। In which economy do consumers and producers make choices based on market forces of supply and demand? बताइए जी, कौन सी इकोनॉमी में हो रहा है ये सब? ऐसा जो है मार्केट इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि एक दूसरी इकोनॉमी के साथ में ट्रेड करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जहां पर काम हो, ऐसी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो प्राइजेस हैं वो सरकार डिसाइड करती है। कंपाउंड इकोनॉमी फिर से जो है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसके अंदर प्राइजेस जो है वो कौन, सरकार जो है डिसाइड करती है। मार्केट इकोनॉमी जो है आंसर सही है। गलत गलत गलत। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के एलोकेशन से रिलेटेड जो है वो कौन सी इकोनॉमी है? इकोनोमेट्रिक्स नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। रिसोर्सेज के एलोकेशन से रिलेटेड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील करे जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। ये जो है हमारे यहाँ पर क्लास खत्म होती है, और भी जो है हमारे यहाँ पर एमसीक्यूज हम वीडियोस लाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।